हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिहाइंड द क्राइम। साउथ डकोटा में रहने वाली 41 साल की टैमी रिया अचानक से एक दिन कहीं गायब हो जाती है। जब उसका कुछ भी पता नहीं चलता तो उसका बॉयफ्रेंड पुलिस को कॉल करके उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाता है। पुलिस टैमी को ढूंढना शुरू करती है और सबसे पहले उसके घर की तलाशी ली जाती है, जहां उसकी कार में पुलिस को कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे सारा का सारा शक उसके हस्बैंड पर जाता है। Yes, you heard it right. टैमी was already married और उसकी एक 12 साल की बेटी भी थी, पर इसके बावजूद उसका अपने ही एक कोवर्कर के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा था, जिसके बाद उसका बॉयफ्रेंड भी अब शक के घेरे में आ जाता है बिकॉज ही वॉज द लास्ट पर्सन जिसके साथ टैमी को स्पॉट किया गया था। और अब पुलिस के सामने दो मेन सस्पेक्ट थे, एक तो उसका हस्बैंड था और दूसरा उसका बॉयफ्रेंड था। और ये जानने के लिए कि उन दोनों में से कौन सच कह रहा था और कौन झूठ, उसके लिए आपको हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। सो माय नेम इज सुरजीत एंड लेट्स टॉक अबाउट टुडेज केस व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड टैमी रिया। June 15, 1964 व्योमिंग स्टेट के लैंडर सिटी में डोनाल्ड एंड बोनी बर्न्स के घर टैमी का जन्म होता है। टैमी अपनी तीनों बहनों में सबसे बड़ी थी और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो अकेले ही कैलिफोर्निया शिफ्ट हो जाती है, जहां उसे एक रिटेल स्टोर में जॉब मिल गई थी। देखते ही देखते वो अब 27 साल की हो चुकी थी और अब वो लाइफ में सेटल होना चाह रही थी। एक बार जब टैमी अपनी छोटी बहन से मिलने मोंटाना जाती है तो वहां उसकी मुलाकात ब्रैड रे नाम के एक लड़के से होती है, जिसके बाद दोनों में दोस्ती होती है और फिर धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। ईयर 1993 में जाकर वो दोनों शादी करते हैं और शादी के ठीक 1 साल बाद उनकी बेटी हेली का जन्म होता है। हेली के जन्म के बाद अब दोनों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई थी, इसलिए ब्रैड अपनी बारटेंडर की जॉब छोड़कर वॉलमार्ट में काम करने लगता है और वहीं दूसरी ओर टैमी घर और बच्ची दोनों को संभाल रही थी। काफी सालों की डेडिकेशन और हार्डवर्क के बाद ब्रैड को साल 2004 में एज एन असिस्टेंट मैनेजर प्रमोट कर दिया जाता है। अब सब कुछ सही चल रहा था और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी काफी हद तक सुधर चुकी थी, जिसके बाद वो लोग साउथ डकोटा मूव हो गए थे। ब्रैड रिया मोस्ट ऑफ द टाइम अपने काम पे ही रहता, वहीं उनकी बेटी हेली भी अब बड़ी हो चुकी थी और वो भी अपने स्कूल चली जाती, जिससे टैमी घर पे अकेले बोर होती रहती। जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो अपने लिए कोई काम ढूंढेगी और खुद को बिजी रखेगी। काफी दिनों तक जॉब हंटिंग के बाद फाइनली उसे एक शू स्टोर में काम मिल जाता है, जिससे टैमी काफी ज्यादा खुश थी। ऑन 8 फरवरी 2006 पुलिस को ब्रायन क्लार्क नाम के एक आदमी का कॉल आता है, जो कि टैमी का कोवर्कर था। वो पुलिस से कहता है कि मुझे टैमी रिया की मिसिंग रिपोर्ट लिखवानी है और मुझे शक है कि उसके साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। आगे से ऑफिसर उससे पूछती है कि तुम्हें भला ऐसा क्यों लगता है, तो वो कहता है कि हम दोनों का काफी टाइम से अफेयर चल रहा था और ये बात उसके हस्बैंड ब्रैड को पता चल गई थी। ये जानने के बाद पुलिस टैमी की मिसिंग रिपोर्ट लिखती है और उसकी तलाश शुरू की जाती है। दरअसल ये बात कोई नहीं जानता था कि टैमी ब्रायन के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व है, और जैसे ही उसके अफेयर की बात सबके सामने आई तो सभी लोग हैरान थे और सबको यही लग रहा था कि उसके गायब होने के पीछे उसके पति ब्रैड का हाथ है। जिसके बाद पुलिस वॉलमार्ट जाकर ब्रैड से पूछताछ करती है तो वो बताता है कि कल रात 10 बजे जब मैं घर पहुंचा तो टैमी घर पे नहीं थी। काफी देर तक मैं उसका वेट करता रहा और कॉल करने पर वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही थी। जिसके बाद रात के करीब 1 बजे मेरी आंख खुली, मैंने गाड़ी की आवाज सुनी और जैसे ही बाहर देखने के लिए मैं विंडो के पास गया तो मैंने देखा कि टैमी पहले तो अपनी गाड़ी से बाहर निकली और फिर वहीं पास ही में खड़ी एक दूसरी कार में बैठकर वहां से चली गई। मैं नहीं जानता था कि वो गाड़ी किसकी है। जिसके बाद मैंने टैमी की कार से उनका पीछा करने की कोशिश भी करी थी, लेकिन बीच रास्ते में मेरी गाड़ी चलते चलते बंद हो गई, जिसकी वजह से मैं ये नहीं जान पाया कि टैमी कहां और किसके साथ जा रही है। ब्रैड के अकॉर्डिंग जब उसकी गाड़ी बंद पड़ी थी तो एक पेट्रोलिंग ऑफिसर ने उसकी हेल्प करी थी और ये बात कंफर्म भी हो गई थी जब उस पेट्रोलिंग ऑफिसर से ब्रैड के बारे में पूछा गया था। लेकिन ब्रैड ने उस टाइम ऑफिसर को ये नहीं बताया था कि वो अपनी वाइफ का पीछा कर रहा है, बल्कि उस वक्त उसने कहा था कि वो किसी काम से अपने स्टोर की तरफ जा रहा है। खैर, इसके बाद उनके घर की तलाशी ली जाती है, जहां पुलिस को गैराज में खड़ी टैमी की कार दिखती है। कार को अच्छे से चेक किया जाता है और पुलिस नोटिस करती है कि गाड़ी के रनिंग बोर्ड में किसी का खून लगा हुआ था और उसकी कुछ बूंदें नीचे जमीन पर भी गिरी हुई थी।
साथ ही पुलिस वहां ये भी नोटिस करती है कि कार की बैक सीट पर ब्लीच का इस्तेमाल किया गया था, जिसके निशान साफ देखे जा सकते थे। ये सब देखने के बाद पुलिस समझ चुकी थी कि टैमी के साथ जरूर कुछ न कुछ गलत हुआ है और मे भी उसकी जान खतरे में है। जिसके बाद टैमी के हस्बैंड ब्रैड रिया को पुलिस स्टेशन बुलाकर उससे डिटेल्ड इंटेरोगेशन करी जाती है, लेकिन वो बार बार यही कह रहा था कि वो नहीं जानता कि उसकी वाइफ टैमी कहाँ पर है। पुलिस उससे पूछती है कि कल रात जब तुम टैमी की कार ड्राइव कर रहे थे तो क्या तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हुआ था? ब्रैड कहता है कि नहीं, कल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पर आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? तो इंटेरोगेशन ऑफिसर आगे से कहता है कि हमें उस कार से कुछ ब्लड सैंपल्स मिले हैं एंड दिस माइट बी पॉसिबल कि वो खून टैमी का है। ये सुनकर ब्रैड पूरी तरह से हैरान रह जाता है, क्योंकि उसका कहना था कि वो नहीं जानता कि गाड़ी पर वो खून कहां से आया। ब्रैड पुलिस को ये भी बताता है कि वो दोनों जल्द ही डाइवोर्स लेने वाले थे, क्योंकि टैमी उसे चीट कर रही थी और उसके अकॉर्डिंग वो उस आदमी को नहीं जानता था जिसके साथ टैमी रिलेशनशिप में थी। ब्रैड इस पूरी इंटेरोगेशन के दौरान काम था। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसे टैमी की कोई चिंता है और इसी वजह से पुलिस को उस पर शक हो रहा था। इसके बाद उसकी बेटी हेली से भी पूछताछ करी जाती है, लेकिन वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। उसे अभी तक यही लग रहा था कि शायद उसकी मॉम काम पर गई है। इस इंटेरोगेशन से बस इतना ही पता चला कि उसके मॉम डैड दोनों अलग होने का सोच रहे थे, बिकॉज ब्रैड हमेशा अपने काम पे बिजी रहता, या फिर यूं कह लो कि उसके पास अपनी फैमिली के लिए टाइम ही नहीं था। एंड मे बी दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन कि टैमी अपने कोवर्कर ब्रायन के साथ और ज्यादा क्लोज हो गई थी। खैर, वहीं दूसरी ओर टैमी की कार पर मिले ब्लड सैंपल्स को जांच के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस को यकीन था कि उन्हें घर की तलाशी करने पर कोई ना कोई ऐसा सबूत जरूर मिलेगा जिससे टैमी के बारे में पता लगाया जा सके, बट सरप्राइजिंगली पुलिस को वहां कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद ब्रायन क्लार्क को भी पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, जहां वो बताता है कि वो आखिरी बार टैमी से 7 तारीख को मिला था, उसके गायब होने से ठीक 1 दिन पहले। वो दोनों उस दिन होटल भी गए थे जहां वो दोनों फिजिकल हुए थे, लेकिन 8 तारीख को जिस दिन टैमी गायब हुई उस दिन मैं अपनी वाइफ के साथ घर पे ही मौजूद था। ब्रायन सच कह रहा था या फिर झूठ, ये जानने का बस एक ही तरीका था, जिसके लिए पुलिस अब ब्रायन की वाइफ से पूछताछ करना चाह रही थी। ब्रायन पुलिस से रिक्वेस्ट करता है कि वो लोग उसकी वाइफ को उसके अफेयर के बारे में ना बताएं, बट दे डिडंट हैव एनी चॉइस। जिसके बाद ब्रायन की वाइफ से भी पूछताछ करी जाती है और वो इस बात को कंफर्म करती है कि ब्रायन उस दिन घर पे ही मौजूद था, लेकिन साथ ही वो ये भी बताती है कि उस रात ब्रायन की वाइफ अपनी बेटी के साथ उसके रूम में सो रही थी और वो पूरे यकीन से नहीं कह सकती कि रात को ब्रायन घर से बाहर निकला था या नहीं। ब्रायन की वाइफ के इस स्टेटमेंट के बाद अब वो खुद भी शक के घेरे में आ गया था, क्योंकि पुलिस को इस बात की भी पॉसिबिलिटी लग रही थी कि शायद ब्रायन टैमी के साथ अपने रिश्ते को खत्म करना चाह रहा हो, लेकिन शायद टैमी ऐसा नहीं चाहती थी और उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसने टैमी को ठिकाने लगा दिया। अब पुलिस के सामने 2 मेन सस्पेक्ट थे, लेकिन उन दोनों में से कौन सच कह रहा था और कौन झूठ, इसका पता लगना अभी बाकी था। देखते ही देखते अब 2 दिन हो चुके थे, लेकिन टैमी का कोई पता नहीं था। जिसके बाद ब्लड सैंपल्स की रिपोर्ट सामने आती है, जिससे ये साफ हो जाता है कि गाड़ी पर लगा वो खून टैमी का ही था, जिससे पुलिस कहीं ना कहीं समझ गई थी कि शायद टैमी अब इस दुनिया में नहीं है। जिसके बाद टैमी को ढूंढने के लिए एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। कई सारे पुलिसमैन और कुछ वॉलंटियर्स मिलकर टैमी को ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन टैमी कहीं नहीं मिल रही थी। जिसके बाद पुलिस हेलीकॉप्टर की हेल्प से आसपास के सभी एरियाज में चेक करती है और फाइनली उन्हें एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम के पास ही खेतों के बीच किसी की बॉडी मिलती है। जल्द ही पुलिस की एक टीम उस जगह पहुंचती है जहां बॉडी को स्पॉट किया गया था। इस बॉडी की हालत काफी ज्यादा खराब थी, पूरे शरीर पर चोट के निशान थे और यहाँ तक कि उसका गला भी इंजर्ड हो रखा था। उसके शरीर पर एक कपड़ा तक नहीं था और जांच के बाद ये कंफर्म हो गया था कि असल में वो बॉडी टैमी की ही थी, जिस पर कई बार चाकू से वार करके उसकी जान ली गई थी। वहीं जब टैमी की 10 साल की बेटी हेली को उसकी माँ की मौत के बारे में पता चला तो उसकी तो मानो दुनिया ही उजड़ गई थी। एक तो उसने अपनी माँ को खोया था और वहीं दूसरी ओर उसके फादर इस केस में मेन सस्पेक्ट थे, जो कि उस टाइम पुलिस कस्टडी में थे। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि एक 12 साल की बच्ची पर उस टाइम क्या बीत रही होगी जब उसे ये सब चीजें देखने और सुनने को मिल रही थी। खैर, देखते ही देखते 1 महीना निकल जाता है, लेकिन पुलिस अभी भी ये पता नहीं लगा पा रही थी कि टैमी का असली कातिल कौन था। कुछ दिन और बीत जाते हैं
और फिर एक दिन पुलिस को एक रैंडम लेटर रिसीव होता है जिसमें ब्रायन क्लार्क को टैमी की मौत का जिम्मेदार ठहराया गया था। साथ ही उस लेटर में यह भी लिखा हुआ था कि टैमी को मारने से पहले ब्रायन ने उसके साथ जबरदस्ती करी थी और गलती से ब्रायन का कॉन्डोम टैमी के अंदर ही रह गया था, जिसके बाद उसने टैमी को जान से मारकर उसकी बॉडी को ठिकाने लगा दिया। ये लेटर भेजने वाला खुद को ब्रायन का कजन बता रहा था और उसका कहना था कि उसने भी बॉडी को ठिकाने लगाने में ब्रायन की हेल्प करी थी। इसके बाद पुलिस जल्दी से टैमी की दोबारा ऑटोप्सी करवाती है एंड शॉकिंगली उन्हें इस बार उसके रेक्टम में एक कॉन्डम मिलता है, जिससे सभी लोग शॉक में थे। इसके बाद उस कॉन्डम का फोरेंसिक टेस्ट किया जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली कई दिनों तक बॉडी के अंदर रहने की वजह से ये पता लगाना इम्पॉसिबल था कि उसके अंदर किसका डीएनए सैंपल था। ये सब पता चलने के बाद अब पुलिस को ब्रैड से ज्यादा ब्रायन पर शक हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का भी डाउट था दैट मे भी उन्हें कोई गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एक रैंडम आदमी जो खुद को ब्रायन क्लार्क का कजन बता रहा था उसके भेजे हुए लेटर पे 100% यकीन करके पुलिस कोई गलती नहीं करना चाह रही थी। वहीं दूसरी ओर पुलिस को ब्रैड के क्लोजेट से एक वॉइस रिकॉर्डर मिलता है जिससे ब्रैड का एक झूठ पकड़ा जाता है कि वो टैमी के बॉयफ्रेंड का नाम नहीं जानता था, बट एक्चुअल में उसे पता था कि ब्रायन क्लार्क ही वो शख्स है जिसके साथ टैमी रोमांटिकली एंड फिजिकली इन्वॉल्व थी। इस सब के बाद पुलिस खुद कंफ्यूज थी और अब उन्हें ये पता लगाना था कि उन्हें वो लेटर आखिर किसने भेजा था, जबकि ब्रैड तो जेल में था। अभी तक ये केस एक पेंडुलम की तरह एक्ट कर रहा था, जिसकी सुई कभी ब्रैड की तरफ जाती तो कभी ब्रायन की तरफ। ब्रैड का झूठ पकड़े जाने के बाद पुलिस उस पर नजर रखना शुरू करती है। पुलिस अब उस हर एक इंसान के बारे में पता लगाती है जो पिछले कुछ दिनों में ब्रैड से मिलने जेल में आया था, जिसके बाद ये सामने आता है कि ब्रैड का जुड़वा भाई ब्रैड इस बीच कई दफा उससे जेल में मिलने आया था। जिसके बाद पुलिस ब्रैड से भी पूछताछ करती है, लेकिन वो उन्हें कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। लेकिन जब पुलिस उससे थोड़ा तरीके से पूछती है तो फाइनली वो इस बात को एक्सेप्ट करता है कि वो लेटर उसने अपने भाई ब्रैड के कहने पर ही पुलिस को भेजा था, ताकि सारा का सारा शक ब्रायन क्लार्क पे चला जाए। साथ ही ब्रैड ने उसे एक मैप भी ड्रॉ करके दिया था जिसमें एक फिशिंग साइट की लोकेशन हाईलाइट करी गई थी। पुलिस जल्दी से उस लोकेशन पर पहुंचती है और वहां उन्हें झाड़ियों में 3 बड़े बड़े पॉलीथीन बैग्स मिलते हैं जिसमें उन्हें टैमी के कपड़े, मर्डर वेपन और खून से सनी हुई एक तिरपाल भी मिलती है। जब उस तिरपाल पर लगे खून को अच्छे से चेक किया गया तो ये सामने आया कि वो खून एक्चुअल में टैमी का था, जिससे ये साफ हो चुका था कि टैमी का हस्बैंड ब्रैड ही असली कातिल था। जिसके बाद ब्रैड रिया के अगेंस्ट कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है और जब उससे टैमी को मारने का रीजन पूछा गया और वो जो बताता है उससे कोर्ट के अंदर मौजूद हर एक इंसान दंग रह गया था। उसका कहना था कि उसने अपनी बेटी हेली को बचाने के लिए ये सब झूठ बोला था। वो कहता है कि 8 तारीख की रात को मुझे टैमी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही मैं जल्दी से टैमी के रूम में पहुंचा तो मैंने देखा कि अपनी माँ को जान से मारने के बाद हेली हाथ में चाकू लिए वहीं उसकी बॉडी के पास खड़ी थी। उस टाइम उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो हेली होश में नहीं थी। जिसके बाद मैंने जल्दी से उसके हाथ से वो चाकू लिया और टैमी की बॉडी को एक तिरपाल में लपेटकर उसे दूर खेतों में छोड़ आया था। ब्रैड के अकॉर्डिंग हेली को जब होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसने टैमी के साथ क्या कर दिया है, बट एज अ फादर मुझे किसी भी हालत में अपनी बेटी को बचाना था। खैर, आपको बता दूं कि ब्रैड सरासर झूठ कह रहा था। इस केस में हेली पूरी तरह से बेकसूर थी और खुद को बचाने के लिए ब्रैड इतना नीचे गिर गया कि उसने सारा का सारा इल्जाम अपनी बेटी हेली पर लगा दिया, जो कि सिर्फ 12 साल की एक बच्ची थी। ब्रैड ने खुद को बचाने की कोशिश तो बहुत करी। पहले उसने ब्रायन पर सारा मलबा डाला और फिर अपनी बेटी को ही उसने बलि का बकरा बना दिया, लेकिन उसकी कोई भी चाल कामयाब नहीं हो पाई और फाइनली कोर्ट द्वारा उसे टैमी को जान से मारने के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। खैर, आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में ब्रैड टैमी को डाइवोर्स देने के लिए मान गया था, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला कि टैमी उसे चीट कर रही थी तो उसके मन में टैमी और ब्रायन के लिए इतनी ज्यादा नफरत पैदा हो गई थी कि उसने टैमी को जान से मारने का प्लान बनाया और उसका इल्जाम वो ब्रायन के ऊपर लगाना चाह रहा था। इसलिए बड़ी चालाकी से उसने दोनों पर नजर रखना शुरू करी। वो जहां भी जाते वो उनका पीछा करता और इसी दौरान उसे ब्रायन का एक यूज्ड कॉन्डम भी मिल गया था, जिसका इस्तेमाल उसने बाद में ब्रायन क्लार्क को फंसाने के लिए किया था। लेकिन इसके बावजूद उसकी कोई भी चाल कामयाब नहीं हो पाई और फाइनली एक फेयर ट्रायल के बाद उसे उसके किए की सजा मिली। इसी के साथ ये केस यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका इस केस के बारे में क्या सोचना है
उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।